अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज दो तीन अहम मामलात पर बात होगी और बात का आगाज़ करेंगे इस हवाले से कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे उन्होंने किसी खतरे को टाला या फिर नए खतरात को जन्म दे दिया है। क्या ऐसा हो गया है जिस पर कोई पर्दा डालने की कोशिश है, या फिर अगर वो जो कह रहे हैं वो सच था तो फिर उसके सबूत उन्होंने फ्राहम क्यों नहीं किए उसी वक्त मीडिया को। तो बहुत सारे सवालात हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, उसके ऊपर बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने एक अहम ऑफर कर दी है इस हुकूमत को, बड़ी पेशकश की है, और इस पेशकश में क्या जवाब आ सकता है हुकूमत का, ये भी देखेंगे। पावर शो किया जी आज PMLN ने मरीम नवाज की क़यादत में लिबर्टी चौक पर। लिबर्टी चौक जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही कुछ मंसूब हो चुका है, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एहतजाज लिबर्टी चौक में किए हैं इस पिछले 14 माह के दरमियान, और वहाँ पर हमने आवाम का एक जम्मे गफ़ीर देखा है PTI के लिए। लेकिन क्या आज वहाँ पर ऐसा ही माहौल था या नहीं? यौम तकबीर का मौका था और PMLN बड़े प्राउड से इसको अपने लिए मनाती है दिन। तो क्या उनकी स्पीच थी इसमें और क्या माहौल था, इस पर भी आज के वीलॉग में बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं उस बात की तरफ आऊँगी जिसका इजहार मैं पिछली कई वीडियोस में कर चुकी हूँ कि बहुत खदशात हैं इस चीज़ के कि बहुत से मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं इस सारी सियासी चपकलिश के दरमियान जो कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन यानी PDM और PTI के दरमियान जारी है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, उन्हें जेलों में भर दिया गया। अब इस कदर लोग जेलों में भर दिए गए हैं कि जेलों में जगह तक ख़त्म हो गई है, जगह तक लोगों अब जेलों में ख़त्म हो गई है। और फिर इसमें कोई तमीज़ रवा नहीं रखी गई कि ख़वातीन हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जवान हैं या कौन है, बस जो हाथ लगा है उसको पकड़ लिया गया है। और मैं पहले से ही इस बात का इजहार कर रही हूँ खदशे का कि जो ख़वातीन के साथ सलूक किया गया है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत ज़्यादा परेशान कुन था, तशवीशनाक था। लेकिन मैं तो सिर्फ एक उस सलूक की बात कर रही थी जो मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा था, और मैं वो सलूक की बात कर रही थी जिसमें मुझे एक बदतमीज़ी नज़र आ रही थी, एक बदतहज़ीबी नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि तौहीन आमेज़ सलूक किया जा रहा है ख़वातीन के साथ, कि उन्हें खींचा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन्हें पकड़ पकड़ के वैन्स में डाला जा रहा है, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, गालम गलोच की जा रही है। और फिर आम पार्टी वर्कर्स के साथ भी इसी तरह से, सोशल एक्टिविस्ट के साथ भी इसी तरह से, फिर जो रहनुमाओं के घरों की ख़वातीन हैं उनके साथ भी इस किस्म के जो हमने वीडियोस देखी, जो उस्मान डार साहब की वालदा हैं उनके साथ क्या बदतमीज़ी की गई, उनका बाजू मरोड़ा गया। और इस पर खुद ख्वाजा आसिफ ने आके माफ़ी भी मांगी थी, यानी इसको उन्होंने तस्लीम किया था कि उनके साथ यह सलूक हुआ है। फिर इसी तरह से हम्माद अजहर साहब के घर में जब छापा पड़ा है, जब गए हैं ये लोग, वहां पर भी संगीन नताइज की धमकियां उनकी ख़वातीन के हवाले से देके आए हैं कि अगर बंदा हाथ नहीं आया तो हम ख़वातीन को उठा कर ले जाएंगे। और ये कोई 2-3 कहानियां नहीं हैं, ऐसी सैकड़ों कहानियां हमें सुनने को मिल रही हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं देख रही थी और इस पर तो मैं बात कर ही रही थी। लेकिन जो राना सनाउल्लाह ने आधी रात को बम फोड़ा है वो इन सबसे ज़्यादा खौफनाक और तशवीशनाक है। राना सनाउल्लाह साहब ने आकर ये बताया आधी रात को कि जनाब, ये हमें इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से बताया गया है कि एक कॉल उन्होंने इंटरसेप्ट की है और इस कॉल में मुबैना तौर पर PTI के कुछ लीडर्स या एक्टिविस्ट या न जाने कौन, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि वो कौन थे, लेकिन जनाब कुछ PTI के लोग ये मुमकिन तौर पर साजिश कर रहे थे कि हम एक ड्रामा रचाएंगे किसी खातून का रेप होने का, और ये भी ड्रामा रचाएंगे कि किसी अहम लीडर के घर पर रेड हो रहा है और उसके बाद फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म का ड्रामा रचा कर उसको हम इंटरनेशनली उछालेंगे कि जनाब देखें इंसानी हुकूक की बड़ी पामाली हो रही है, और पाकिस्तान में जो ये फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, ये इस किस्म की आकर गैर इंसानी हरकतें कर रही हैं जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनके साथ। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था, और उन्होंने कहा जी मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए कि अगर कल कला को कोई आके इस किस्म का क्लेम करता है, कोई ऐसे दावे करता है, तो आपको पहले ही हकीकत मालूम हो। अब अपनी तरफ से तो उन्होंने आके बड़ी कोई पेशबंदी की कि जी इस तरह से है, लेकिन उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लातादाद सवालात उठा दिए। पहला सवाल तो ये उठाया गया कि भाई अगर ऐसी कोई ऑडियो इंटरसेप्ट हुई थी तो वो ऑडियो कहाँ है?
हर एक की आजकल ऑडियो 1 मिनट में मार्केट में दस्तयाब है, हर कोई सुनता है। और राना सनाउल्लाह साहब खुद कितनी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ऐसी कई ऑडियोज़ पहले सुनवा चुके हैं। तो फिर क्या वजह थी कि इतनी इंपॉर्टेंट ऑडियो उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सुनवाई? दूसरी बात, अगर ऑडियो उनके पास नहीं भी थी तो कुछ तो बताते, कौन से रहनुमा थे, किसकी उन्होंने कॉल ट्रेस की है, क्या उनका प्लान था। तीसरी बात, अगर इस प्लान को सही मान भी लिया जाए तो क्या ये इतना आसान है कि कुछ लोग आएंगे, उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहना होगा और वो आके रेड कर रहे होंगे और वो गैर इंसानी सलूक वहाँ पे कर रहे होंगे और उसको फिल्माया जा रहा होगा और सब लोग उसको मिन्नो मान भी लेंगे कि हाँ भाई ये पंजाब पुलिस के ही लोग हैं। क्या पंजाब पुलिस की कोई रिकॉर्ड नहीं होता? कोई भी अगर यूनिफॉर्म पहन के आएगा तो सब मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये पंजाब पुलिस का है। भाई ये तो एक इतना घटिया प्लान होता कि जिसको अगले 2 मिनट में कोई भी आकर इसका राज फाश कर देता कि भाई ये तो कोई पंजाब पुलिस के लोग ही नहीं है और ये असल में ये लोग हैं, ये इनका शनाख्त है, ये इनका रिकॉर्ड है। तो न जाने राना सनाउल्लाह साहब ने ये कैसी उस बारे में बात की। फिर इसके ऊपर मजीद भी कई सवालात थे कि राना सनाउल्लाह साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नासिर भट्ट साहब जो PMLN के एक ऐसे लीडर हैं जो कि वीडियोस वगैरह बनाने में काफ़ी हमें पेश मुतहरिक नज़र आते थे और ख़ुद भी कत्ल के मुकदमात में मतलूब भी हैं, तो कोई बहुत अच्छी शोहरत के हामिल नहीं है। लेकिन बहरहाल जनाब वो भी ट्वीट करके बता रहे हैं कि जी इदारों के खिलाफ एक मजमूम साजिश पकड़ी गई है और इदारों को बदनाम करने के लिए PTI ने कोई नया प्लान बना लिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नासिर भट्ट साहब क्या ये कोई सिक्योरिटी एजेंसीज के, खुफिया एजेंसीज के या वजारत दाखिला के कोई चीफ हैं, कोई हेड हैं? इन्हें कैसे सबसे पहले पता चल गया? अभी तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, तो उन्हें कैसे पता चल गया कि ऐसा कोई कारनामा PTI करने जा रही है और ऐसी कोई चीज़ हाथ लग गई है सिक्योरिटी इदारों के? ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद हम कंटिन्यूसली देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इस बात को प्रोपेगेट भी कर रहे हैं। उन्होंने बाद में भी फैसलाबाद में जलसे में भी यही कहानी सुनाई, लेकिन इसके कोई सबूत, कोई शवाहिद पेश नहीं किए। अलबत्ता ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द-ए-अमल आया उससे तो ये खदशात सब ने मजीद बढ़ा दिए कि जनाब इसका कहीं मतलब ये तो नहीं कि वाकई तन कोई ऐसा वाकया पेश खुदा न खास्ता आ चुका है और उसको कवर अप करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ताकि कल कला को अगर कोई टारगेटेड बंदा या कोई विक्टिम आके कोई ऐसी बात बताए टीवी पे तो कोई उसको माने ही ना। तो ये खदशात मजीद बढ़ गए और फिर इमरान खान साहब ने इस ट्वीट में एक अपने खदशात को कहा कि अब तो उनके बल्कि खदशात दूर हो गए हैं। उन्हें पहले ही शक था कि ख़वातीन के साथ कोई नाजेबा सलूक हो रहा है और ये बात उन्होंने कोई कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं की, बल्कि जो सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई थी उसमें भी वो ये खदशात का इजहार कर चुके थे कि उन्हें इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि जो जेल में लोग और ख़वातीन ख़ासतौर पर मौजूद हैं उनके साथ इंतहाई बदसलूकी की जा रही है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी वो बता रहे थे कि उन्हें रिपोर्ट हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी तक पता ही नहीं है कि वो जेल में गई थी, फिर उसके बाद वो कहाँ हैं, उनका कोई अभी तक सुराग नहीं मिल रहा है। कितनी लंबी लंबी शनाख्त परेड है जनाब जो कि ख़त्म ही नहीं होने में आ रही है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तो जितनी भी फुटेजेस हम देखें तोड़ फोड़ की, जिना उसमें कोरकमंडरा उसमें किसी भी जगह पर जो भी जलाओ घेराव हो रहा था उसमें किसी जगह भी उन फुटेजेस में वो ख़वातीन उस तरह से नज़र नहीं आ रही हैं कि वो कोई तोड़ फोड़ कर रही हैं। तो फिर क्यों उनको हिरासत में रखा हुआ है, क्यों उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, क्यों उन्हें जुडिशल तौर पर जो एक ड्यू प्रोसेस है उसके थ्रू उन्हें गुजार कर फारिग नहीं किया जा रहा? तो एक अजीब सा क्योस मच गया है कल से और एक परेशानी सी बन गई है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि इस वक्त जेलों में कैद हैं और तमाम लोग उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी इज़्ज़त व नामूस के हवाले से परेशानी का शिकार हैं। और इसमें हम अब ये भी देख रहे हैं कि ये एक जनरली भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई इनको रिलीज़ किया जाए। चीफ जस्टिस साहब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है और मैं समझती हूँ बड़ा जायज़ मुतालबा है कि वो इस चीज़ को देखें कि जो ख़वातीन हैं जिनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं हैं उस तरह से सीरियस, ना उनके खिलाफ कोई ख़ास एविडेंस हैं, तो फिर उनको जेलों से रिलीज़ किया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुझे तो इसलिए भी बड़ी परेशानी हो रही थी कि बड़ी मुश्किल से ख़वातीन जो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल सियासत से हमेशा दूर दूर रही हैं, बड़ी कम ख़वातीन की पार्टिसिपेशन हमें नज़र आती थी। PTI को आप लाख बुरा भला कहें, उनकी सियासत से इख्तिलाफ करें, लेकिन उनके आने के बाद ये एक चेंज ज़रूर आया हमारी सियासत में कि ख़वातीन ने अमली तौर पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि ख़वातीन बड़ी तादाद में जलसों में, रैलियों में, धरनों में मौजूद रही हैं PTI के
और वो बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट भी करती रही हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं पीटीआई की ख़वातीन। तो इस किस्म की बातें करके, इस किस्म के खौफ फैला के, तो ऐसा लग रहा है कि हमने दोबारा से ख़वातीन को कहीं महदूद कर दिया है कि वो इस तरह की चीज़ों में आने का सोचे भी ना, कि जनाब यहाँ पर तो सियासी जब रंजिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इस सारे सिनेरियो ने बहुत ज़्यादा मायूस किया, लेकिन अफसोस की बात है कि मायूस मुझे उन नाम नहाद औरत की तंजीमों ने भी किया है, जो ख़वातीन फाउंडेशंस हैं उन्होंने भी किया है, जो NGOs हैं उन्होंने भी किया है, जो कि कोई आवाज़ नहीं उठा रही हैं। मतलब कभी आप किसी एक खातून के ऊपर, एक रिमार्क्स के ऊपर भी आप इतने ज़्यादा तूफ़ान उठा देती हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और अगर कोई किसी खातून के कपड़ों के ऊपर कोई बात कर दे तो आप शोर मचा देती हैं कि जी कपड़ों के ऊपर बात क्यों हो गई है। और कभी हम औरत मार्च के ऊपर कोई आवाज़ उठा दे तो उसके ऊपर आप लड़ पड़ती हैं कि जनाब औरत मार्च क्यों खटकता है आपको। ठीक है, आप अपना एक नैरेटिव रखते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ख़वातीन के हुकूक़ की बात होनी चाहिए, लेकिन क्या कुछ मखसूस ख़वातीन ही ख़वातीन हैं? क्या PTI की सियासी वर्कर्स ख़वातीन नहीं हैं? क्या जो सहाफ़ी ख़वातीन अगर वो कभी किसी तरह के भी इस तरह के जुल्म सितम का शिकार होती हैं तो क्या वो ख़वातीन नहीं हैं? तो ये एक बड़ी अजीब सी खामोशी है, सोसाइटी में एक डिवीज़न है कि हम अपने मर्ज़ी के लोगों के लिए तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन मुखालिफ के लिए अगर वही चीज़ हो रही हो, उसके साथ वही जुल्म और ज़्यादती हो रही हो, तो हम समझते हैं कि नहीं, उसके लिए तो जायज़ है अगर उसके साथ हो रहा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसी चीज़ ने हमें इस मकाम तक ला खड़ा किया है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि इमरान रियाज के ऊपर भी लोग उस तरह से बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों सवाल नहीं उठा रहे। उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि आधे तो सहाफ़ी खुद नहीं मानते कि वो सहाफ़ी हैं, तो उनके लिए वो आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते कि जी ये तो सहाफ़ी नहीं है। और आधे सहाफ़ी वो हैं जो वैसे ही डरे बैठे हैं, और कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जनाब हमने आवाज़ उठाई तो अगला नंबर हमारा ना आ जाए। और कुछ सहाफ़ी वैसे ही उनसे सड़े पड़े होते हैं कि जनाब वो क्यों सक्सेसफुल हो गए यूट्यूब पर। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस बात पे खफा बैठे हैं कि इमरान रियाज ने कभी उनके खिलाफ कोई वीलॉग कर दिया या उनके बारे में कोई बात कर दी तो लिहाजा हम उनके खिलाफ अब उनके बारी आई है तो हम तो खुश होंगे, हम क्यों आवाज़ उठाएं। तो इस किस्म की जो डिवीज़न है उसने ही हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया है, और हम ये सोचने से कासिर हैं कि आज किसी की तो कल हमारी अपनी भी बारी आ सकती है। ये इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तानी सोसाइटी की। अल्लाह हमारी सोसाइटी पर रहम फरमाए, लेकिन जो बड़ा अफसोसनाक ये सारे मरहले हैं। बाकी जनाब इमरान खान साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं ज़ुबान पार्क में दोबारा से। जो सन्नाटे और ज़रा ज़्यादा ही कुछ खामोशी हो गई थी, वीराना सा लग रहा था, वो थोड़ा सा लगता है कि ब्रेकअप हुआ है। और कुछ ख़वातीन और कुछ कारकुनान और कुछ लीडर्स और कुछ वकला आज वहाँ पर आए, उनसे मुलाकातें भी हुई। इमरान खान साहब ने आज खिताब भी किया है, और थोड़ा सा यानी एक हमें लगा कि वो दोबारा वो कुछ एक्टिविटी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने आज खिताब किया उसमें जहां उन्होंने ये सारा मामला जो ख़वातीन और इंसानी हुकूक का हवाले से था वो उठाया, वहीं पर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र भी दिया हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि जी देखें, मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने पार्टी तोड़ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा करें, चलें, गुड है, तो अब ज़रा ये काम थोड़ा जल्दी कर लें। आपने जितने बंदे मेरे लेके जाने हैं ना, ज़रा जल्दी कर लें, एक ही दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें जिन जिन से करवानी है, और इस टाइम को ज़रा ना वेस्ट ना करें। और सारी पार्टी तोड़नी है, सारे बंदे लेके जाने हैं, जो भी करना है तोड़ लें। जब आपको अच्छी तरह यकीन हो जाए कि पार्टी ख़त्म हो गई, अब ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, तो फ़ौरन इलेक्शन अनाउंस कर दें। प्लीज़ देर ना करें, क्योंकि इलेक्शन जितना देर से अनाउंस होगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान पीछे चलता जा रहा है, उतना ज़्यादा दलदल में धंसता चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जी जितने मेरे बंदे लेके जाने हैं ले जाओ, इन बंदों के बल पर अगर आप हुकूमत बना सकते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल खुद को समझते हैं, ले जाओ बाबा, लेकिन इलेक्शन करा दो, ये आपकी मेहरबानी है। कौम को इस मुसीबत से निकालो जिसमें ये इस वक्त फंसी हुई है। तो ये इमरान खान साहब ने एक ऑफ़र की है। इमरान खान साहब की इस ऑफ़र के दो पहलू हैं। एक तो ये कि वो इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं कि उनके जो अब टिकट हैं वो जीतेंगे। उनको ये लगता है कि ये लोग चले भी जाएंगे तो वो जिसको भी टिकट देंगे वही जीत जाएगा। तो वो नहीं समझते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लोगों के जाने से उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा धचके लग रहे हैं। और दूसरा वो ये भी समझते हैं कि अगर एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाएगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सेटल डाउन भी हो जाएंगी। और तमाम पार्टीज़ जब इलेक्शन की तैयारी कर रही होंगी तो फिर जो PTI है उसको भी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है। तो इमरान खान साहब का फोकस ये है कि इलेक्शन जल्दी होने की जो सूरत हाल है वो बन जाए, उसमें उनका भी और उनके मुल्क का भी फ़ायदा है, वो ये समझते हैं। इसीलिए उन्होंने ये ऑफ़र जो है वो आज सामने रखी है। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है इमरान खान साहब को कोई किसी किस्म की भी रियायत देने के फ़िलहाल मूड में नज़र नहीं आ रही, और इसी वजह से हमने देखा कि आज अगरचे यौम तकबीर था और 28 मई को यौम तकबीर PMLN बड़े ज़ोरों शोर से हमेशा मनाती है, बड़ा प्राइड लेती है इसका, और कहती है कि जनाब एटमी धमाके किए नवाज शरीफ साहब ने, तो बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त काम किया।
क्योंकि उन्होंने दबाव के बावजूद, आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके करने का फैसला किया। तो ये किसी हद तक बात दुरुस्त भी कही जा सकती है कि एक दबाव तो था कि पाकिस्तान को ऊपर पाबंदियां भी लग सकती थी और बहुत से ममालिक इस बात के लिए नाखुश थे कि पाकिस्तान ये धमाके ना करे। लेकिन क्या ये फैसला तनहा नवाज शरीफ साहब का था या फिर उनको अकाबरीन ने ये मशवरा दिया कि नहीं भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा? तो बहरहाल ये कलेक्टिव विजडम के तहत ये फैसला किया गया और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने 28 मई को ये धमाके किए। और अच्छी बात है जनाब, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर दिफा का मालिक हो गया। लेकिन मैं तो इसको किसी और एंगल से भी देखती हूँ। जहाँ ये बात खुशाइंद है हमारे लिए कि हम एटमी ताकत हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए बाइसे शर्म भी हैं, क्योंकि एटमी ताकत तो हम बन गए, लेकिन क्या हम सही तौर पर एक मईशत की ताकत बन सके, माशी ताकत बन सके? हम नहीं बन सके। क्या हम जमहूरी ताकत बन सके? हम नहीं बन सके। क्या हमने इंसानी हुकूक में या अक़लियतों के हुकूक में या बच्चों के हुकूक में या ख़वातीन के हुकूक में कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसके बारे में हम कहें कि जी इस हवाले से हमारा ये कारनामा है और हम काबिल फ़ख्र हद तक यहाँ पर खड़े हैं, तो हम एक ताकत हैं? क्या हम ऐसे मुकाम पर हैं? हम नहीं हैं। क्या हम इस मुकाम पर हैं कि हम ये कह सकें कि हमारा निज़ाम अदल एक ताकत है? हमारा निज़ाम अदल इंतहाई कमज़ोर है, ये भी हमारी ताकत नहीं बन सका। तो जो ताकत हो सकती थी, आपने उस ताकतों को तो कमज़ोर कर दिया और आप एक ऐसी ताकत पर खुश हो रहे हैं कि जिसके हवाले से मैं ये समझती हूँ कि अब इंडिया से अगर हम बचाव के लिए हमने एटमी धमाके कर भी लिए, एटम बम बना भी लिया, तो क्या एटमी जंग का कोई खित्ते में इम्कान है? इंडिया को क्या पड़ी है? वो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी मईशत देखें किधर जा रही है, उसको क्या पड़ी है कि वो उठा के हमारे ऊपर बिला वजह की कोई जंग मुसल्लत करे और अपना भी नुकसान करे? तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया कोई ऐसी किसी उसमें चीज़ में इंटरेस्टेड हो। लेकिन एक जो इसमें हमारे अपने लिए सीखने की बात यह है कि इंडिया ने जो हमारा नुकसान करना हो वो तो एक अलग बात है, जो हमने खुद अपना नुकसान कर लिया है, जिस नहज पर हम चीज़ों को ले आए हैं, उसके बाद किसी दुश्मन की हमें कोई ज़रूरत रह नहीं गई है। तो एटम बम बनाकर आप खुश होते रहें, लुडियाँ डालें, भंगड़े डालें, लेकिन लोग आपके अगर भूख से मर रहे हैं, लोग आपके बेरोज़गार हैं, लोग आपके गैर तालीम याफ्ता हैं, बच्चे आपके स्कूलों से बाहर हैं, खुराक आपकी पूरी नहीं हो रही है, और हाल हमारा ये है कि हम चीप तरीन हरकतों पर जाकर अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने की कोशिशें करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिशें करते हैं, तो फिर उसके बाद हम किस मुंह से किसी बात पर अपना फ़ख्र महसूस करें कि जनाब देखें हम बड़ी कोई तहजीब याफ्ता कौम है या हम बड़ा कोई दुनिया के साथ शाना बशाना चलने के काबिल हैं? हम कोई दुनिया के साथ शाना बशाना चलने के काबिल नहीं हैं। हम जहालत के ज़माने में वापस चले गए हैं, जहाँ पर आज भी हमें नज़र आता है कि लोगों की ख़वातीन को यरगमाल बनाकर हम उनसे कोशिश करते हैं कि जनाब आपको हमने नीचे गिरा लिया, हम फतह याब हो गए, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो हमें ये भी ज़रा आस्पेक्ट अपने सोचने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।